हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। हम लेके आ गए फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 173 और इसमें हमें काफी मजा आने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको फ्लेम एम्पर की स्टोरी से पहले हमारी बीटीटीआई की नोवेल प्लेलिस्ट चेकआउट करनी चाहिए। हमने इस चैनल पे पूरी बीटीटीआई नोवेल को एक्सप्लेन करके रखा है। अगर आप जानना चाहते हो कि जन 2 दिन ब्रेक थ्रू कैसे करेगा तो नोवेल प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। चलो अब पिछले एपिसोड का रिकैप कर लिया जाए। बेसिकली पिछले पार्ट में जियान का ग्रुप उस आयरन गेट के अंदर चला जाता है। पीछे बचे हुए सुपर सेट के डिसाइपल्स उसे कोसते हुए रह गए थे, लेकिन दरवाजे के बंद होने की वजह से वो जियान का पीछा नहीं कर पाते। ड्यून के अंदर का सीन कुछ अलग ही होता है। जियान का ग्रुप फॉलो करता है एक सफेद रंग के रास्ते को। एक सफेद रंग का पोर्टल जैसा था। जब ये व्हाइट स्पेशल पैसेज खत्म हुआ था, साथ में खत्म हो जाती है नीचे की जमीन और नीचे पानी पानी होता है। इनकी हालत तब और खराब हो जाती है जब वो पाते हैं कि एक इनविजिबल फोर्स इन्हें उड़ने से रोक रही है। आगे क्या क्या सीन क्रिएट हुए थे उनके बारे में जानने के लिए आप देख सकते हो पिछले एपिसोड को। बस इतना समझ लो कि जिस समुद्र में ये सभी गिरे होते हैं उसके ऊपर 3 टापू यानी कि आइलैंड्स फ्लोट कर रहे थे और इन्हीं आइलैंड्स में होती वो ट्रेजर्स, लेकिन उड़ न पाने की वजह से इन्हें आइलैंड्स के ऊपर जाने का रास्ता ढूंढना था। इस टीम में सबसे अच्छे तैरने वाले सूची और जियान थे। इस वजह से आइलैंड की तहकीकात करने के लिए जाते हैं। फाइनली इनकी मुलाकात होती है एक डीमन वेल से जो इन रियंस का गार्डियन था। जियान और उसके बीच में फाइट होती है। एंड में जाके मामला रिजॉल्व हो जाता है। इन बैटल की फ्लक्चुएशंस की वजह से उसका ग्रुप जियान को ढूंढने के लिए चला जाता है। कुछ समय के बाद सब साथ में आ जाते हैं, लेकिन अब भी आइलैंड्स में जाने का रास्ता किसी को मिला नहीं था। तभी जुम्मा संभालती हमारी लैंग फुयाओ। वो काफी समय तक अपने दिमाग की घोड़ी दौड़ा के फाइनली यूरो की तरफ इशारा करती है। लैंग फुयाओ कहती है इन टापुओं में जाने की चाबी है यूरो। खैर ये सबको पहले सोच लेना चाहिए था, लेकिन देर आए भले आए। चलो हम भी आगे की स्टोरी यहीं से शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग चीजों को अगर मिस नहीं करना है तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। जब सबकी नजरें फोकस होती है यूरो के ऊपर, वो अचानक से नर्वस फील करने लगती है। यूरो कहती है ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। यूरो के एक्सप्रेशन को देख के जियान कहता है नर्वस मत हो, तुम एक बार कोशिश करो, अगर ये काम नहीं भी करता है तो हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। जियान के दिलासे को सुन के यूरो को थोड़ा रिलीफ फील हुआ था। अपनी सांसों को नियंत्रित करके वो अपने माथे की उस रून पे फोकस करती है। फाइनली वो रून चमकने लगा था। ये एमिट कर रहा होता है एक सफेद रंग की रोशनी को। ऐसा लगता है सफेद रंग की रोशनी ने समुद्र में कुछ जगह दिया हो। चिंगशिन जिसकी इंस्टिंक्ट अचानक से चीख रही होती है, वो चिल्ला के बोलती है हमारे नीचे कुछ है। उसको जियान जिसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सबसे अच्छी होती है, उसने इस हलचल को पहले ही महसूस कर लिया था। जियान कहता चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता ये चीज हमें नुकसान पहुंचाएगी। वो ये कह ही रहा होता है तभी 2 स्प्लैश की आवाजें सुनाई देती हैं। नीचे से पानी इरप्ट हुआ था और एक ऑब्जेक्ट बाहर आता है। चिंगशिन से तुरंत पहचान लेती है। वो चिल्ला के बोलती है फ्लाइंग सी बीस्ट है। ये पानी के अंदर पाए जाने वाले उन मैजिकल बीस्ट में से एक है जिन्हें ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। बिना हिचकिचाए जियान का ग्रुप सीधा उस बीस्ट के ऊपर चला गया था। ये बीस्ट इतना बड़ा होता है कि जियान का ग्रुप उसके पेट के ऊपर बिल्कुल छोटा सा लग रहा था। आसमान की तरफ एक तेज क्राई की आवाज के साथ हम इसे आइलैंड की तरफ जाते हुए देखते हैं। यूरो के दिल में रिलीफ फैली थी। वो कहती है काम कर गया। अपनी आंखों में आइलैंड को और भी बड़े होते हुए देख जियान कहता है लाइफ और डेथ की फायर, अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती। जब बात होती है लाइफ और डेथ की, जियान को एंसेस्टर शाओजुआन की याद आई थी। वो कहते हैं आई वंडर कि अब मैं इन रिव्यूज के मिशन को पूरा करने के बाद अपने एंसेस्टर को रिवाइव कर पाऊंगा। जियान के दिमाग में एंसेस्टर शाओजुआन को दोबारा जिंदा करने की बात काफी वजन डाले होती है। आखिरकार एंसेस्टर शाओजुआन ने जियान को सफल बनाने के लिए खुद के वजूद को भी मिटा दिया था। बिना उसके जियान कभी फ्लेम एम्पर नहीं बन पाता। और तो जियान को शाओ क्लैन की सीक्रेट्स भी जानने थे। जियान को ऐसा फील हो रहा था कि एंसेस्टर शाओजुआन को शाओ क्लैन के बारे में और भी चीजें मालूम होंगी। फिर जियान याद करता है उस लड़की को जैसे वो 2D कॉन्टिनेंट में आने के बाद एक रियून्स में मिला था। उस लड़की का क्लैन कनेक्टेड होता है शाओ क्लैन से और जियान ने 20 साल के कम के समय में उससे प्रॉमिस किया था कि वो दूसरे क्लास में ब्रेक थ्रू कर लेगा। खुद को रहस्यों के से जंजाल के बीच में पाके जियान को लगता है कि उसे और भी जल्दी ग्रो होने की जरूरत है। जैसे जैसे जियान का ग्रुप आसमान में उठता है, लगता है जो पीछे सुपर सेट के डिसाइपल्स पहुंच चुके थे वो इन्हें नोटिस कर लेते हैं। एक बंदा कहते हैं वहां पे देखो वो क्या चीज है। जब ची हाओरिन और ची हाओचिंग देखते हैं उस फ्लाइंग बीस्ट को, दोनों आग बबूला हो जाते हैं। ची हाओरिन दांती मीज के बोलता है बेस्टर्ड, उसने बस उस लोहे के दरवाजे के सामने हमें चकमा नहीं दिया बल्कि आइलैंड्स में यही पहले गया है। लगता है सबसे ज्यादा ट्रेजर्स को कलेक्ट कर पाएंगे। बगल में तेरा ची हाओचिंग बोलता है बिग ब्रदर हमें क्या करना चाहिए। ची हाओरिन को सोच के बोलता है मुझे समुद्र सही नहीं लग रहा, हमें केयरफुल रहना होगा। ज्यादा बात रही जियान की, किंग्स वार्लिंग ने पहले क्लियर कर दिया है अगर हम उसे दुश्मनी करना चाहते हैं तो हमें मेक श्योर करना होगा कि वो यहाँ खत्म हो जाए। इतना कहने के बाद उस हाओरिन की आवाज एकदम
एकदम कोल्ड हो जाती है। वो कहते हैं जियान इन ड्रीम्स में चाहे कुछ भी हासिल कर ले, अंत में वो सब हमारा ही होगा। ये कह के दोनों भाई भी जाने लगे थे आइलैंड की तरफ। सीन थोड़ी और दूर का दिखाया जाता है। ये डुओ होता है एंशिएंट डेजर्ट पैलेस के डूजन और उसके सीनियर ब्रदर फेंग होंग का। ये पानी में एकदम मस्त तैर कर जा रहे होते हैं, ऐसा लगता है ये इनका नेचुरल एनवायरनमेंट हो। फेंग होंग कहता है जियान सच में कुछ है, साफ तौर पे उसने भी उस फ्लाइंग बीस्ट को देख लिया था। डूजन के चेहरे पे स्माइल होती है। वो कहते हैं सीनियर ब्रदर क्या आपको पता है कि पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन में ट्विन गोस्ट एम्पर को हराने वाला जियान ही था। अब तो आप भी एडमिट कर रहे हो कि इम्प्रेसिव है। ये सुन के फेंग होंग अपनी बॉय उठा के बोलता है लगता है तुम उसे अच्छे से जानते हो। डूजन जिसकी आवाज एकदम कॉन्फिडेंस से भर गई थी वो कहता है ऑफ कोर्स जियान मेरा राइवल है, काफी जल्दी मैं अपनी फिजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उसे हेड ऑन फाइट में हराऊंगा। ये सुन के फेंग होंग हंस के अपने सिर को हिलाने लगा था। वो कहता है तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। फेंग होंग अपने जूनियर ब्रदर को डिस्करेज नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे पता होता है कि जियान की स्ट्रेंथ कम से कम एक 7 स्टार 2 एम्पर की बराबरी कर सकती है और शायद अभी डूजन उसे फाइट करने के लिए तैयार नहीं था। तैयार तो वो भी नहीं था। फेंग होंग कहता है तब भी लगता है जियान के एक्शंस ने और डिसेबल्स के बीच में नफरत पैदा कर दी है। मैं सरप्राइज नहीं हूँगा अगर सब मिलके उसके ऊपर हमला करना चाहें। डूजन कहता है ऐसा क्यों? इसमें फेंग होंग कहता है तुम बाद में समझोगे, मैं अभी से कुछ लोगों की आंखों में मर्डर्स इंटेंशन सेंस कर पा रहा हूँ। ये है सोलोमन सेक का गनी, ज्वेलन रॉयल फैमिली के दोनों भाई और मिरेड पॉइजन सेक का वंश है। इन सभी फिगर्स के बारे में सुन के डूजन के चेहरे पे भी सीरियस एक्सप्रेशन आ जाता है। उसे अब जियान की चिंता होने लगी थी। सीन थोड़ा करीब जाता है वंशे की तरफ। ऊपर फ्लाइंग बीस्ट को देख के बोलता है डैम जियान, अगर मेरा उससे सामना हो जाता है तो मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। इसके पास में वो गनी चल रहा था जो सोलोमन सेक से आया था। वो कहते हैं सेक मास्टर सही कह रहे थे, जियान एक बड़ा खतरा है, लेकिन लगता है ज्वेलन रॉयल फैमिली के दोनों भाई और ये वंशे उसे दुश्मनी मानने लगे हैं। अगर मैं इन तीनों को साथ में ला पाता हूँ तो मैं जियान से आसानी से डील कर पाऊंगा। इनसे थोड़ी सी दूरी पे पॉइजन सेक की दोनों लड़कियां होती हैं। लिंजू की सीनियर सिस्टर बोलती अजीब बात है, इन ड्रीम्स में एंटर होने से पहले मुझे मास्टर का मैसेज मिला है, उनके हिसाब से हमें जियान की मदद करनी है। ये सुन के लिंजू कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है जियान की मदद करनी है, लेकिन मास्टर ऐसा क्यों करना चाहे? वो यहाँ तक ही बोल पाई थी। उसकी सीनियर सिस्टर अपने सिर को हिलाती है। वो कहती है इसके बारे में मैं भी नहीं जानती, लेकिन मास्टर के अपने कारण होंगे। खैर सबसे पहले हमें टापू पे पहुंचना होगा। ये सुन के लिंजू नोट करती है। दोनों और भी तेज जाने लगे थे। अगर ऊपर से नजारे को देखा जाए तो ऐसा लगता है समुद्र में बहुत सारी भीड़ें कूद गई हैं, क्योंकि ये सब एक ही दिशा में जा रहे होते हैं। ऑफ कोर्स इन सभी के अलग अलग एम्बिशंस और प्लान्स होते हैं। खासकर इनकी आंखों में जो लाइट होती है वो बता रही थी कि खून बहाने के लिए भी तैयार है। सीन शिफ्ट होता है, हम जियान के ग्रुप को देखते हैं। वो फ्लाइंग बीस्ट काफी तेज होता है। इन्हें आइलैंड के ऊपर पहुंचने में बिल्कुल समय नहीं लगता। वो बीस्ट आइलैंड से बस थोड़ा सा ऊपर फ्लोट करता रहा था। ऐसा लगता है वो यात्रियों को बता रहा हो कि स्टेशन आ चुका है। मीफंग नीचे की तरफ देख के बोलता है हम आइलैंड पे कैसे जाएं? ये ग्रुप अब भी हवा में लटका हुआ था। वो आइलैंड को घेरने वाली हवा के चक्कर में नहीं आना चाहते थे, क्योंकि ये फॉरबिडन होता है। उनकी और आइलैंड के बीच में काफी दूरी होती है और नीचे छलांग लगाना एक अच्छा आइडिया नहीं लगता। जब सब परेशान हो ही रहे थे, जियान चिल्ला के बोलता है सी मॉन्स्टर। इसमें मिली होती जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। लगता है वो फ्लाइंग बीस्ट इसे समझ गया था। 2-3 बार डिसैटिस्फैक्शन से भरी गुर्राहटों के बाद वो एक नीले रंग के रास्ते को बनाता है। ये बेसिकली एक स्लाइड थी जो सीधा आइलैंड को जाती है। इस नजारे में मीफंग को बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो कहता है बीस्ट भले अनविलिंग हो लेकिन तभी अच्छा काम कर रहा है। जियान अपने सर को हिला के नीचे जाने का इशारा करता है। सभी लोग बीस्ट से नीचे आते हैं। जियान कहते हैं मूनलाइट आइलैंड का एंट्रेंस होगा, लेकिन तुम सभी तैयार रहो। अंदर कैसे खतरे मौजूद होंगे इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। जब से जियान इस आइलैंड के पास आया था, जियान को अपनी होली फ्लेम काफी विचलित लगती है। ये फीलिंग आ रही होती मूनलाइट आइलैंड और गुआंगकोन आइलैंड दोनों से, और जियान को ये पसंद नहीं होती। लेकिन जियान के दिमाग में आइडिया बस एक ही बार आता है कि होली फ्लेम एक और होली फ्लेम से रिएक्ट कर रही है, क्योंकि दूधी कॉन्टिनेंट का आकार इतना ज्यादा बड़ा है। एक ही होली फ्लेम को ढूंढना 7 जन्मों के करे गए पुण्यों का फल होता है। जियान इस फीलिंग को लाइफ और डेथ की फायर से मानता है। बिना हेजिटेशन के उस रास्ते पे जियान सबसे पहले गया था। फिर पीछे सब लोग आने लगते हैं। नीचे जाते जाते चिंगशिंग कहती है एटमोस्फेयर चेंज हो रहा है। हीरू की आंखें भी टेंस हो गई थी। वो कहती है मैं भी सेंस कर पा रही हूँ। उसके आईब्रोज के बीच का भ्रूण चमकने लगा था। ऐसा लगता है वो किसी चीज से रिएक्ट कर रहा हो। उसके डिस्कम्फर्ट को नोटिस करके जियान पूछता है क्या हुआ यूरू? यूरू से हिला के बोलती है मैं सही हूँ, बस मेरा यून किसी चीज से रिएक्ट कर रहा है। ये मुझे बता रहा है कि इस मूनलाइट आइलैंड में कुछ ऐसा मौजूद है जिसकी इसे जरूरत है। ये सुन के जियान की आंखें नैरो हो जाती हैं। उसे भले यूरू के इनहेरिटेंस के पीछे के राज मालूम ना हो, लेकिन अगर ये चीज उसे गाइड कर रही है तो यूरू के लिए वो चीज काफी जरूरी होगी।
पीछे चल रही चिंगशिंग कहती है साइंस बनाता है। मैंने अपने मास्टर से सुना है कि इनहेरिटेंस के रून्स अपने इनहेरिटर को ऐसी जगहों पे ले जाते हैं यहाँ पे मिलने वाले आइटम्स इनहेरिटेंस को और आसान बना देते हैं। जियान कहता है ओ ऐसी बात है, चलो तो फिर हम वहीं पे जाते हैं जहाँ यूरू का ये रून ले जा रहा है। अब तक ये जो स्मूथ सरफेस पे चल रहे थे, बात करते करते इन्हें कुछ उबड़ खाबड़ फील होता है। जब जियान नीचे देखता है उसे कई सीढ़ियां दिखाई दी थी। ये सफेद रंग की पत्थरों से बनी सीढ़ियां इतनी साफ सुथरी होती है जैसे इन पे भी कोई पोंछा मार के गया हो। यूफंग कहता है क्या यहाँ पे ट्रैप्स मौजूद है? ये सुन के चिंगशिंग बोलती है ऐसा होना मुश्किल है, आखिर सीढ़ियों पे जाल कौन बिछाना चाहेगा। तब भी कंफर्म करने के लिए जियान ने रिलीज कर ली थी अपनी सोल पावर। वो अपने सामने की सारी सीढ़ियों को स्कैन कर लेता है। कुछ पलों के बाद जियान नोट करके बोलता है कोई हिडन मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सबके कदम आगे बढ़ने लगे थे और इसके साथ ही यूरू के माथे की रून से बाहर आने वाली वो लाइट और भी इंटेंस होती जाती है। लगता है यूरू को काफी डिस्कम्फर्ट फील करवा रही थी, लेकिन ये लड़की भी काफी मजबूत होती है, उसने अब तक कोई कमजोरी नहीं दिखाई होती। यूरू कहती है रून मुझे आगे की तरफ इशारा कर रहा है। चलते चलते ये पहुंच जाते हैं एग्जिट की तरफ। इनके सामने एक चकाचौंध करने वाली रोशनी होती है जिसकी वजह से एक पल के लिए सबको अपनी आंखें नैरो करनी पड़ी थी। लेंग फुयो जो कि सबसे ज्यादा चीयरफुल थी, हाफ करके बोलती है फाइनली मैं भी इस मूनलाइट आइलैंड के बारे में काफी क्यूरियस हूँ। जब इन सभी की आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही होती है, इनमें से कोई नोटिस नहीं कर पाता कि एक बुड्ढा इनके पीछे अपीयर हो चुका है। इस बुड्ढे के हाथ में होती एक डंडी, जैसे हम अंग्रेजी में केन बोलेंगे। वो बुड्ढा जियान के ग्रुप को ऑब्जर्व करके बोलता है इनमें से एक के पास इमोर्टल मून फेरी की डेस्टिनी है और दूसरा एक होली फ्लेम को पोजेस करता है। इतना कहने के बाद थोड़ी गहरी सोच में चला गया था। वो कहते लगता है फेरी मून की डिसाइपल फाइनली सेव हो सकती है, लेकिन इससे पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त करें चलो मैं इन्हें आइलैंड के 3 गार्डियंस का सामना करने देता हूँ। इतना बोलने के बाद वो फिगर हवा में मिल जाता है। जब जियान के ग्रुप ने छोड़ी थी सारी सीढ़ियां और ये एग्जिट में एंटर कर गए थे, इनके सामने जो आया होता है वो इनके एक्सपेक्टेशंस को सरपास कर चुका था। ये जंगल इतना बड़ा था कि इन्हें ऐसा लगता है कि एक नई दुनिया में आ चुके हो। वहीं पे आसमान में सूरज की जगह पे चंद्रमा टंगा होता है, इसका इथेरियल ग्लो पूरे आइलैंड को चमका रहा था। इस जगह पे दिन और रात का कोई वजूद नहीं होता, जिसकी वजह से वातावरण और भी अजीब हो जाता है। भले यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट ना हो, तब भी ऐसी बात नहीं थी कि यहाँ पेड़ पौधे फल फूल नहीं रहे हो, चारों तरफ जिंदगी मौजूद थी। इन सभी चीजों को नोटिस करके लेंग फुयो कहती है जगह बहुत अजीब है, यहाँ ना कोई सूरज है, बस वो सिल्वरी मून है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और एक फायर एट्रीब्यूट की प्रैक्टिस होने की वजह से लेंग फुयो को सूरज से लगाव होता है। इस वजह से जब वैसे एनवायरनमेंट में आती है ऐसा लगता है उसकी हड्डियां भी कांप रही हो। जियान अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को फैला के इस पूरे आइलैंड को स्कैन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए फ्रस्ट्रेशन की बात यह थी कि आइलैंड इतना ज्यादा बड़ा था कि उसकी सोल पावर किसी किनारे तक नहीं पहुंच पाती। जियान साय करके बोलते है जगह बहुत इनॉर्मस है, हमें इसका चल चल के जायजा लेना होगा। इसी मोमेंट में लगता है यूरो को समझ में आ गया था। वो कहती मुझे कुछ याद आ गया, ये आइलैंड बिलोंग करता है मूनलाइट फेरी को, मेरे माथे पे ये रून है वो भी उन्होंने नहीं दिया है, उनकी एक टैलेंटेड डिसाइपल है और उनका साथी जेड रैबिट है। लेकिन जब से मूनलाइट फेरी गायब हुई है उनके दोनों करीबी भी डिसअपियर हो गए हैं, बस ये रिमेन्स रह गए हैं। ये सुन के जियान बॉय से कोड के बोलता है अगर डिसाइपल और वो जेड रैबिट यहाँ मौजूद नहीं है तो फिर इतनी कीमती जड़ी बूटियों को यहाँ क्यों छोड़ा गया है। अभी यूरू का ध्यान गया था एक दिशा की तरफ। वो बोलती लगता है मैं जानती हूँ कि लाइफ और डेथ की फायर कहाँ मौजूद है। जियान यूरू को कुछ मेडिसिन पिस देता है। वो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हमें रास्ता तुम दिखा सकती हो। जब यूरू ने उन मेडिसिन पिस को कंज्यूम किया था उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा अच्छा हो गया होता है, क्योंकि यूरू थी इस जगह की इनहेरिटर। रूइंस के अंदर होने की वजह से अफेक्ट जरूर होगी और यूरू का अच्छी हेल्थ में रहना जरूरी होता है। जब यूइंग देखती है कि जियान लाइफ और डेथ की फायर पे इतना ज्यादा फोकस कर रहा है, वो कहती है आई वंडर लाइफ और डेथ की फायर कैसी होती होगी। फिर उसकी नजरें इस जगह को स्कैन करती है। यूइंग बोलती भले मैं बता ना पा रही हूँ, लेकिन इस जगह पे कुछ न कुछ अनयूजुअल मौजूद है। इतना बोलने के बाद उसे याद आता है अपने भाई का चेहरा। वो खुद से कहती मैं जल्दी जाके रॉयल फैमिली के अंडरग्राउंड पैलेस को तलाशना होगा, क्योंकि हर पल के साथ मेरे भाई के ऊपर खतरा बढ़ता जा रहा है। तो फोकस गया था यूरो के ऊपर। जियान पूछता है तो हम आगे किधर चले। यूरो अपने माथे की रून को छूती है। वो कहती है इस इनहेरिटेंस रून्स की जानकारी के हिसाब से इस आइलैंड में 3 एंटिटीज मौजूद हैं। इनके टेम्परामेंट्स एकदम अलग हैं और स्ट्रेंथ फाइटिंग लेवल पे है। सबसे पहले हमें इन 3 इम्तिहानों का सामना करना होगा। जियान तुम जिस लाइफ और डेथ की फायर को ढूंढना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट के साथ है जो मुझे चाहिए, और वो हमें मिलेगी उन 3 बीस्ट की टेरिटरीज के अंदर। ये सुन के जियान की भौहें से उड़ जाती है। वो कहते 3 पावरफुल एंटिटीज। अब तो यूरो भी हेल्पलेस फील करने लगी थी। वो कहती हाँ ये 3 इस मूनलाइट आइलैंड को ऑक्यूपाई करते हैं। ये ना ही एक दूसरे के एरियाज में जाते हैं और ना ही किसी को खुद के एरिया में घुसने देते हैं। इनमें भी जो लाइफ और डेथ की फायर को गार्ड कर रहा है वो सबसे डेंजरस
पास है। चेशिन जिसके चेहरे पे जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी, वो पूछती 3 एंटिटीज हैं कौन। यूरू कहती इन्हें कहा जाता है हेट्रेड, रिजेंटमेंट और विशियसनेस। चिंगचिंग का चेहरा डिसबिलीफ से भर जाता है। वो कहती है कैसे नाम है हेट्रेड, रिजेंटमेंट और विशियसनेस। वैसे जब तुम्हारे भाई ने इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया तो इन्हें कहा जाता है घृणा, आक्रोश और दुष्टता। चिंगचिंग कहती क्या ये भावनाओं के नाम नहीं है। यूरू हल्के से नोट करके बोलती है इस आइलैंड को फेरी जाओयू ने छोड़ा है। फिर फेरी जाओयू के गायब होने के बाद उनकी सबसे अच्छी डिसाइपल और वो कंपेनियन जेड रैबिट भी गायब हो गया। मुझे लगता है इन 3 एंटिटीज के पास उनके गायब होने के रहस्य मौजूद होंगे। बोलते बोलते थोड़ा हेजिटेट करने लगी थी। वो कहती जहाँ तक बात रही इनकी असली फॉर्म की, ये साफ नहीं है। हो सकता है ये बस टाइटल्स हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इन प्राणियों के पास ऐसी ताकत हो जिससे वो इन इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो। जियान कहता है अगर इन बीइंग्स के पास सच में इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर है तो हम यहाँ पे 3 इमोर्टल से कम का सामना नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्ट्रेंथ वाले लोग सिर्फ किसी रियून के रखवाले बनेंगे। यूरू बोलती रिगार्डलेस हमें केयरफुली आगे बढ़ना होगा। लैंग फुया फिर से बहादुर बन के आगे आ गई थी। वो कहती अगर ऐसी बात है तो हम इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। ये सुन के जियान ठंडी सांस भरता है और फिर वो अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ने लगा था। ऐसा लगता है इस घने जंगल का कोई अंत ना हो और जगह जगह पे कई रास्ते बने होते हैं। फाइनली सीन गया था इसी फॉरेस्ट के एक जगह पे। इस बेम्बू फॉरेस्ट में एक इथेरियल फिगर मौजूद था। वो फिगर कहता है इंटरेस्टिंग, तो ये बच्चे सबसे पहले मेरी टेरिटरी में आए हैं। मुझे मेहमानों का स्वागत करे हुए सदियां बीत चुकी हैं। चलो तो एक छोटा सा गेम खेला जाए। ये बोलते बोलते उस इल्यूजरी फिगर की आंखें हल्के से फ्लैश हुई होती है। ऐसा लगता है उसकी नजरें टिकी हुई जियान और म्यूइंग के ऊपर। वो फिगर कहता है वो हैवी रूलर वाला नौजवान और उसकी साथ की वो लड़की, दोनों के पास अनयूजुअल फ्लेम्स मौजूद हैं। फाइनली उसका ध्यान जाता है लैंग फुयाओ के ऊपर। वो कहता है चलो इससे शुरू करते हैं। जियान का ग्रुप जो कि आगे बढ़ रहा होता है, अचानक से वो होल्ड पे आ गया था। न जाने क्यों लैंग फुयाओ का एक्सप्रेशन एकदम टेंस हो गए थे। वो कहती इस जंगल में कुछ सही नहीं लग रहा। यूरू जिसने जियान के एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए नोटिस किया था, वो कहती है क्या परेशानी है। लैंग फुयाओ कहती है इस बेम्बू फॉरेस्ट में जरूर कोई चीज मौजूद है। भले वो फिगर इल्यूजरी रहा हो, लेकिन तभी वो लैंग फुयाओ की सोल परसेप्शन से बच नहीं पाया। जियान लैंग फुयाओ को देख के बोलते मैंने भी उसे सेंस किया। चिंगशिन जिसके एक्सप्रेशन सीरियस हो चुके थे, वो कहती तुम्हें क्या सेंस हुआ है। लैंग फुयाओ बोलती मैं श्योर नहीं हूँ। तभी हम अचानक से उसकी आंखों को पर्पल होते हुए देखते हैं। जुश की आवाज के साथ लैंग फुयाओ बांस के जंगल की तरफ चले गए थे। ये देखे चिंगशिन तुरंत ही हाथ बढ़ा के बोलती वापस आओ, लेकिन अब लैंग फुयाओ को फिगर दिखाई नहीं देता। ऐसे नजारे को देख के कोई नोटिस नहीं कर पाता, लेकिन जियान के चेहरे पे छोटी सी स्माइल आई होती है। वो कहता है इंटरेस्टिंग। असल जियान को इसी इंस्टेंट पे एक 8 साथ दूधी की प्रेजेंस फील हुई थी। वो यूरो की पुरानी चेतावनी याद करता है। बिना हेजिटेशन की जियान जाता है लैंग फुयाओ की तरफ। जियान सबके ऊपर पहली सोल मार्क छोड़ चुका होता है, जिससे अगर सब खो भी जाते हैं तो उन्हें ढूंढा जा सके। इस बार म्यूइंग खुद को रोक नहीं पाती, वो भी जियान की तरफ शूट हो जाती है। म्यूइंग को ऐसे एक्ट करते हुए देख यूरो भी उनके पीछे जाने वाली होती है, लेकिन तभी शूची उसे रोक के बोलती है डोंट वरी, वो इस चीज को हैंडल कर सकता है। बस इतने ही समय में जियान और म्यूइंग का फिगर पूरी तरीके से गायब हो गया था। टीम के बीच में टेंशन और बढ़ जाती है। जैसे जियान और म्यूइंग बेम्बू फॉरेस्ट की गहराई में जाते हैं, अचानक से दोनों को एक ओवरवेलमिंग सेपरेशन फील होता है। दोनों ही अपने कल्टीवेशन बेस को गिरते हुए पाते हैं। एट द सेम टाइम इनके कानों में जाती ऐसी पैनी आवाजें जो एटमोस्फेयर को और भी अनसेटलिंग बनाती हैं। सिचुएशन में से बदलाव को देख के जियान का एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया था। तुरंत ही जियान की बॉडी से बाहर आती है फ्लेम और ये पफ की आवाज के साथ एक्सपेंड होने लगती है। इसने कवर कर लिया था म्यूइंग और जियान दोनों को। इस आग के बैरियर के होने की वजह से बाहर से आने वाला वो हार्श नॉइज कम हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों को सोचने का मौका मिल रहा था। म्यूइंग सराउंडिंग को स्कैन करके बोलती है हो क्या रहा है। वो भी एक पावरफुल एक्सपर्ट थी, लेकिन वो तभी पता नहीं लगा पाती कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। जियान कहता है अगर मेरा गैस सही है तो ये काम उन 3 एंटिटीज में से एक का होगा। वो कहता है हेट ओल्ड मॉन्स्टर। तभी म्यूइंग के परसेप्शन में एक और आया था। वो कहती एक 8 स्टार 2D लेवल का पावर हाउस। लैंग फुयाओ को ढूंढने के लिए दोनों लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो जितना जंगल के अंदर जाते जा रहे थे, इसकी मिस्ट्रीज और बढ़ते जा रही थी। इन्हें अनगिनत पर्पल बेम्बूस दिखाई देते हैं। इन पर्पल बांस के पेड़ों को एक काफी ब्यूटीफुल फॉर्मेशन में लगाया गया था, लेकिन जो चीज जियान के ध्यान को सबसे ज्यादा खींचती है वो होती है वो जड़ी बूटियां जो हर बांस के पेड़ की जड़ के पास लगी होती हैं। जियान ने एक बार ऑब्जर्व करने पे ही पहचान लेता है। वो कहता है ये सभी हर्ब्स बीज के ट्रांसफॉर्म होने के लिए बनी है। क्या वो हेट ओल्ड मॉन्स्टर इस जंगल का इस्तेमाल करके ऐसी जड़ी बूटियों को उगा रहा है जिससे वो ट्रांसफॉर्म हो सके, लेकिन उसे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। यहाँ तक बोलते बोलते जियान की आवाज ग्रेव हो जाती है। वो कहता है जंगल एक फॉर्मेशन का हिस्सा होगा। भले जियान ने लैंग फुयाओ की बॉडी पे एक सोल इम्प्रिंट छोड़ा हो, तभी इस पर्पल बेम्बू फॉरेस्ट के अंदर वो फ्लक्चुएशन और कमजोर हो गई थी। हालांकि जियान फील
कर पाता है कि वो इस पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है, लेकिन उसे इस लड़की की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं पड़ती। यूइंग की आंखों में वो होली फ्लेम फ्लैश हो रही थी जो कि अज़्योर कलर की होती है। ऐसा लगता है वो किसी समय एक्शन लेने के लिए तैयार हो। इन दोनों की अलर्टनेस से हो रही नजरें जब किसी क्लू के बारे में ढूंढ रही होती है। जंगल में गूंजती है किसी की तेज आवाज। इस आवाज की वजह से जियान और म्यूइंग दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आवाज हंस के बोलती ही। मैंने सोचा था कि तुम दोनों मेरे लिए परेशानी खड़ी करोगे, लेकिन तुम दोनों तो मेरी जाल में बड़ी आसानी से फंस गए। इस आवाज में एक दरिंदगी को अलग ही महसूस किया जा सकता था। इस आवाज के फैलते ही ये बैम्बू फॉरेस्ट झंझनाने लगता है। अच्छी बात है कि जियान, जो कि पहले से ही एल्डरजू से फॉर्मेशन के ज्ञान को ले चुका था, वो इस दिमाग को विचलित करने वाली आवाज पे फोकस नहीं करता। जियान लगातार सेंस करता है डेंजर्स को जो इस फॉर्मेशन में मौजूद है। जब काफी समय तक जियान और म्यूइंग ने किसी भी तरीके गलत एक्शन नहीं दिखाया था, वो डीप मॉकिंग वॉइस फिर से सुनाई देती है। आवाज कहती है, तो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चालाक हो। कट 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 की आवाज के साथ सामने के पर्पल बांस के पेड़ अपने आप ही बीच में से हटने लगते हैं। उस जगह पे हमें दिखाई देता है एक फिगर जिसके हाथ में अनकॉन्शियस लैंग फुया होती। ये और कोई नहीं बल्कि वही हीट ओल्ड मॉन्स्टर होता है। इस जीव के शरीर का आकार किसी इंसान जैसा था, लेकिन इसके हाथ पैर काफी लंबे होते हैं और इसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। अगर कोई इसे पीछे से देखे तो उसे लगेगा कि कोई लंबा सा नौजवान खड़ा हुआ है, लेकिन जब इसे सामने से देखा जाता है तो अच्छे चिल फील करते हैं। इस जीव का आधा चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, इसे हैंडसम भी कहा जा सकता है, लेकिन उसका दूसरा आधा हिस्सा होता है पिच ब्लैक। ऐसा लगता है उसे डार्कनेस ने कंज्यूम कर लिया हो। ये आधा चेहरा पूरी तरीके से पिघला हुआ था। जहाँ पे आंख, कान, नाक, मुंह होता है वहाँ पे बस खाली गड्ढे दिखाई देते हैं। जियान को हेटफुल ओल्ड मॉन्स्टर की आवाज फिर से सुनाई देती है। वो लैंग फुया को देख के बोलता है, इस लड़की का ऑरा ये मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। लैंग फुया के शरीर के चारों तरफ घूम रही थी एक सफेद रंग की रोशनी और ये उस मॉन्स्टर को अच्छी फीलिंग नहीं दे रही होती। फाइनली उसकी नजरें जाती हैं जियान के ऊपर। वो कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड बात है, तुम दोनों मेरे ठिकाने तक आ चुके हो। ये जगह पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट के काफी गहराई में थी और बाहर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस मौजूद है इनसे बचना हर किसी के बस की बात नहीं है। जियान का आसानी से जगह तक पहुंच जाना ये उसे अनसेटल कर रहा था। जियान एक स्माइल के साथ बोलता, ये बस मेरे सोल इम्प्रिंट की वजह से है। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा बहुत फॉर्मेशंस के बारे में भी जानता हूँ, इसकी वजह से चीजें थोड़ी तेज हो गई। वो हीट ओल्ड मॉन्स्टर कोल्ड आवाज में कहता है, टिस्क। तो फिर क्या हुआ, तुम यहाँ आ गए हो मेरे इस डोमेन में पैर रख के, तुमने बस अपनी मौत को बुलावा दिया है। और हीट ओल्ड मॉन्स्टर लैंग फुया को बगल में रखता है। इसके साथ बूम की आवाज के साथ उसका ऑरा राइज होने लगा था। जैसे उसके पैर जमीन पे प्रेस होते हैं, नीचे से क्रैक की आवाज सुनाई दी थी और वो शूट हो जाता है जियान की तरफ। लेकिन इस पावरफुल इरशादू एम्पर को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देख जियान के चेहरे पे कोई पैनिक दिखाई नहीं देता। वो बस काम एक्सप्रेशन के साथ अपने हाथ को आगे बढ़ा के बोलता है, रुको, क्या तुम अपने सामने खड़े एक सेकंड ग्रेड एम्पर रैंक के एल्केमिस्ट पे सच में इस तरीके से हमला करना चाहते हो? लगता है जियान के मुंह से बाहर आए शब्द उस ओल्ड मॉन्स्टर के लिए एकदम थंडर जैसे थे। हवा में आती है स्क्रीच की साउंड। उस हीट ओल्ड मॉन्स्टर के पैर स्पेस में कट जाते हैं। उसकी बॉडी हवा में रुक गई थी। जियान को पैनी नजरों से स्कैन करते हुए बोलता है, एक सेकंड ग्रेड का एल्केमिस्ट। उसके चेहरे पे स्केप्टिज्म साफ मौजूद था। तुरंत ही उसकी बॉडी से कुछ रिपल्स फैलती हैं। जब जियान इन रिपल्स के संपर्क में आता है उस ओल्ड मॉन्स्टर का एक्सप्रेशन चेंज हुआ था। वहीं पे म्यूइंग, जो कि अपने हाथ में होली फ्लेम को समन करने के लिए तैयार थी, जियान की तरफ एक स्माइल पास करता है। ये स्माइल कह रही थी कि कोई चिंता की बात नहीं है। फाइनली हमें उस हेट ओल्ड मॉन्स्टर के मुंह से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। कहता है, तो ये सच है, तुम सच में एक सेकंड ग्रेड के एम्पर एल्केमिस्ट हो। इतना कहने के बाद उसकी आंखों में से डेंजरस लाइट दिखाई देती है। वो कहता है, इस दिन का मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। ऐसा लगता है पूरा बैम्बू फॉरेस्ट इस हेट ओल्ड मॉन्स्टर से रेजोनेट करता हो। इसके बोलते बोलते वो बांस के पेड़ भी सर की आवाज के साथ कांपने लगते हैं। अपॉर्चुनिटी को देख के जियान बोलता है, हेट ओल्ड मॉन्स्टर, हमारे चारों तरफ इन जड़ी बूटियों के बारे में क्या है? अगर तुम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे हो तो उसके लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? हेट ओल्ड मॉन्स्टर, जिसकी आंखें जिज्ञासा और खिलने वाली रोशनी से भरी होती हैं, कहते हाँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे नौजवान के पास ऐसी एबिलिटीज मौजूद है, तुम नेचुरली मुझसे सवाल पूछने के लिए क्वालिफाइड हो। बच्चे, तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि मैं मूनलाइट आइलैंड के 3 गार्डियंस में सबसे डरावना बॉस हूँ। ये सुन के म्यूइंग और जियान एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों ही खुद को हंसने से जैसे रोक पाते हैं, लेकिन इन दोनों के चेहरों पर ब्लैक लाइन साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि ये बात तो बुड्ढे के बोलने से पहले ही दोनों समझ चुके थे। जियान आंखें नैरो करके बोलता है, इस पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में जो मेडिसिनल हर्ब्स मौजूद है, मुझे लगता है शेप ट्रांसफॉर्मेशन पिल के रिफाइन होने के इंग्रेडिएंट्स हैं। बस मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुमने इन जड़ी बूटियों को ऐसा अंबार क्यों लगा रखा है। इनसे तो दसियों पिल्स रिफाइन हो जाएंगी। जियान की बात को सुन के वो ओल्ड मॉन्स्टर नोट करता है। उसकी आंखों में खुशी दिखाई देती है। वो कहता है, लगता है तुम सच में एक स्किल्ड एल्केमिस्ट हो। मैं शुरुआत में जानता था कि तुम ऑर्डिनरी नहीं होगे। तुम्हारा ऑरा इतना मिस्टीरियस था, इसी की वजह से मैंने तुम्हारी साथी को किडनैप किया। बेसिकली मेरा लक्ष्य सेफ ट्रांसफॉर्मेशन पिल को हासिल करने का। जियान एक स्माइल के साथ बोलता है,
सीनियर अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो आप एक मैजिकल बीस्ट नहीं हो, इस वजह से शेप ट्रांसफॉर्मेशन पिल को आपके लिए रिफाइन करना इसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। लगता है जियान ने बुड्ढे की पोल खोल दी थी। वो हम करके बोलते ऑफ कोर्स मूनलाइट आइलैंड के हम तीनों गार्डियंस हम भले इन 3 टाइटल्स को पोजेस करते हो और चाहे हमारी शक्ल और सूरत कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि हम भी इंसान है। जियान क्यूरियोसिटी से भरी आवाज में पूछता है अगर आप इंसान हो तो इस मूनलाइट आइलैंड पे क्यों रह रहे हो। ये सुन के उस बुड्ढे के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरी परेशानी को सॉल्व करो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। वहीं पे अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो जान सिर्फ तुम्हारी कंपेनियन की नहीं जाएगी बल्कि मैं तुम्हें भी मिटा दूंगा। ये सुन के जियान डरता नहीं है। वो फिर से पूछता है सीनियर आपको असल में परेशानी क्या है। जियान भले अपने चेहरे पे कॉन्फिडेंस को दिखाने की कोशिश कर रहा हो, अंदर से उसने भी फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट कर लिया था। एक अनजान 8 स्टार 2 एम्पर पावर हाउस के सामने खड़े होने की वजह से वो जानता था कि उसकी केयरलेस मिस्टेक उसे यमराज की बहस का नजारा दिखा सकती है। इस सवाल को सुन के बुड्ढे की आंखें शार्प हो जाती हैं। वो कहता है सिंपल, तुम्हें बस मेरे लिए शेप ट्रांसफॉर्मेशन पिल को रिफाइन करना है, बाकी की चीजें मैं हैंडल कर लूंगा। ये सुनने के बाद भी जियान अपने सिर को हिलाता है। वो हंस के बोलता है सीनियर जैसा कि कहा जाता है कि अगर पेशेंट को अच्छे से ट्रीट होना हो तो उसे डॉक्टर को पूरी मर्ज बतानी पड़ती है। उसी तरीके से अगर हम एल्केमिस्ट पिल को रिफाइन करने से पहले सिचुएशन को समझना चाहते हैं, क्योंकि बिना जड़ तक पहुंचे एक हाई क्वालिटी की पिल भी जहर जैसी बन सकती है। जन की बात को सुन के बुड्ढा अपनी आंखें नैरो कर लेता है, लेकिन काफी ऊपर नीचे देखने के बाद वो फाइनली नोट कर देता है। वो कहता है तुम सही कह रहे हो, तुम सच में सेकंड ग्रेड एम्पर रैंक के अल्केमिस्ट कहलाने के वर्दी हो। ठीक है चलो मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वो पूछता है क्या तुम जानते हो कि र्यून्स किसे बिलोंग करते हैं। जियान कहता है मून फेरी। और मॉन्स्टर बोलता है सही, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इन र्यून्स के अंदर कैसे ट्रेजर्स मौजूद हैं। जियान याद करता है जुलाओ की बात को। वो बोलता है हम बहुत सारे हेवली ट्रेजर्स के साथ एक दो स्पिरिट भी मौजूद होगी। ये सुन के बुड्ढा हम्प करके बोलता है वो 2 सोल सच में यहाँ मौजूद है, लेकिन उसके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। ये सुन के जियान एकदम बहुत चक्कर रह गया था। वो कहता है क्या फेरी जायू के र्यून्स के अंदर किसी पीक 7 स्टार 2D से ऊपर वाले एक्सपर्ट का घुसना बिल्कुल अलाउड नहीं था, लेकिन जियान के सामने खड़ा है बुड्ढा। ये 8 स्टार 2D से ऊपर की स्ट्रेंथ को पोजेस करता है, जो कि र्यून्स में घुसने वाले टॉप एक्सपर्ट से भी पावरफुल है, लेकिन तब ये कह रहा है कि वो 2 स्पिरिट के करीब नहीं जा सकता। जियान के चेहरे पे लगातार बदल रहे एक्सप्रेशंस को देख के वो बुड्ढा बोलता है चलो इसके बारे में बहुत बात हो गई। मेरी स्ट्रेंथ शुरुआत में 8 स्टार 2 एम्पर के मिड स्टेज तक थी, लेकिन इन र्यून्स की वजह से वो स्ट्रेंथ सप्रेस होकर रह गई है बस अर्ली स्टेज तक। भले यहाँ पे मेरी जिंदगी शांति से भरी हो, मैं तब भी इस जगह से बाहर जाना चाहता हूँ। वो बताता है कि मेरी कल्टिवेशन के लिए मुझे एक मैजिकल बीस्ट की जरूरत है। अच्छी बात है कि वो बीस्ट मुझे इन र्यून्स के अंदर मिल गया, लेकिन जैसे जैसे बीस्ट और भी स्ट्रॉन्ग होता गया अब मैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। बस इसी वजह से मैंने इस बैम्बू फॉरेस्ट को बनाया है, जिससे उसे सप्रेस किया जा सके और उन जड़ी बूटियों को भी उगाया जा सके जिससे शेप ट्रांसफॉर्मेशन पिल बनती है। अगर वो पिल काम करती है तो मैं इस बीस्ट को कमजोर कर पाऊंगा और वो ले पाऊंगा जो मेरा है। यहाँ तक बोलते बोलते बुड्ढा साय करने लगा था। वो कहता है अच्छी बात है कि इस बार मुझे एक एल्केमिस्ट मिल गया, वरना मुझे न जाने कितने सालों का इंतजार करना पड़ता। इस बुड्ढे की कहानी को सुन के जियान कहता है आखिर ऐसी कैसी कल्टिवेशन टेक्निक है जो एक मैजिकल बीस्ट की रिक्वायरमेंट रखती है। खैर बात बहुत धीमी बोली गई थी और वो बुड्ढा इस पर ध्यान नहीं देता। वो जियान से बोलता क्या हुआ, क्या तुम इस काम को हैंडल कर पाओगे। अगर तुम इसमें सफल रहे तो मैं तुम्हें सिर्फ इस र्यून्स के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें उस 2 स्पिरिट से संपर्क में आने का भी एक मौका दूंगा। तब क्या तुम उसे हासिल कर पाओगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। जियान कुछ सोच के भौं से कोड़ के बोलता है सीनियर आप उस 2 स्पिरिट को इग्नोर करके उस मैजिकल बीस्ट के पीछे क्यों पड़े हो। क्या ये सिर्फ आपकी कल्टिवेशन टेक्निक की वजह से है, इसके पीछे और भी राज छिपे हुए हैं। जियान के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन बुड्ढे को ज्यादा गुस्सा न दिलाने की डर से जियान इन सवालों को दबा के रखता है। तो तभी पूछते हैं हम कैसे बीस्ट की बात कर रहे हैं। अगर उस बुड्ढे को जियान से पिल रिफाइन करवानी थी तो दोनों के बीच में थोड़ा भरोसा बढ़ना जरूरी था। इस वजह से वो जियान को बता ही देता है कि वो बीस्ट एक एम्पर लेपर्ड जो कि एक पीक 8 रैंक का एम्पर बीस्ट है। ये जानकारी जियान के लिए भी ओवरवेलमिंग होती है। अगर नीचे जमीन नहीं होती तो शायद उसका जबड़ा पूरे आइलैंड के नीचे चला जाता। वो कहता है क्या एक 8 रैंक का मैजिकल बीस्ट ये एक इंसानी 8 स्टार 2D के बराबर होता है। अभी जियान के लिए ऐसे एंटिटी से फाइट करना ये मौत को बुलावा देना होगा। जियान बोलता है सीनियर आप मुझे कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। अपने एक हाथ से म्यूइंग को पीछे करके वो अपने चेहरे पे एक हेल्पलेस स्माइल को लाया था। जियान कहता है लगता है मैं इस काम में आपकी हेल्प करने के लिए बहुत कमजोर हूँ। ये बोलने के बाद जियान म्यूइंग को लेकर पीछे की तरफ मुड़ गया था। वहीं पे सिचुएशन कैसे शिफ्ट होती हुई देख म्यूइंग स्टंड हो गई होती है। वो समझ नहीं पाती कि जियान अचानक से क्या कर रहा है, क्या उसे लैंग फुया को नहीं बचाना है। लेकिन ऑफ कोर्स वो समझ नहीं पाती कि ये सब बस जियान का एक छलावा था। जियान मनी मन में कहता है तुम मुझसे मजदूरों का काम करवाना चाहते हो, बिल्कुल चांस नहीं है। वो बुड्ढा भी इतना मूर्ख नहीं था। इस लड़के को बहाने बनाते हुए देख वो कुछ बड़बड़ाने के बाद बोलता है हम लड़के तो इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है, मैं
तुझसे उस एम्पर बीस्ट को हराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तू उसे बस 1 मिनट के लिए सरप्राइज करे। अपने चेहरे पे कड़वाहट से भरी स्माइल को लाके जियान पीछे मुड़ आता। वो कहता है सीनियर मुझे डर है कि मैं इस बीस्ट का एक पल भी सामना नहीं कर पाऊंगा। लगता है उस बुड्ढे की पेशेंस खत्म हो गई थी। वो कहता है बहुत हो गए तेरे ये गेम्स, तो मेरे इस टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प कर। बदले में मैं तुझे इन ड्यून्स के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं तुझे ये भी बताऊंगा कि तेरे 6 स्टार दूधी के पीक तक पहुंचने के बाद भी तेरे शरीर में कोई भी लाइफ फोर्स क्यों नहीं मौजूद है। अब थंडरबोल्ट जियान के ऊपर गिरा था क्योंकि वो इस क्वेश्चन के आंसर को 6 स्टार 2 एम्पर लेवल में ब्रेक थ्रू करने के बाद से ही तलाश कर रहा होता है। जियान की आंखें डिटर्मिनेशन से भर जाती हैं। वो पीछे मुड़ के बोलता है डील। चलो इनके बीच में तो डील हो गई। आई गेस हमें भी इस एपिसोड को यहीं पे एंड करना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि शुरुआत में जियान से बस पिल को रिफाइन करने के लिए बोला गया था, फिर अचानक से उस बीस को सरप्राइज करने की बात कहां से आ गई। असल में इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन खूब समय बर्बाद करने के बाद भी ये चीज मेरे लिए भी क्लियर नहीं हुई है। चलो खैर इसका आंसर हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। हम उसमें सबसे पहले देख रहे होंगे एम्पर लेपर्ड को और उसकी फाइटिंग पावर। नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटेंस हो सकता है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चैनल की मेंबरशिप्स लगातार ओपन है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड का शाम एंजॉय करना चाहते हो तो डेफिनेटली बन सकते हो मेंबरशिप का पार्ट, जो उनका बटन चैनल की होम पेज पे मिलेगा। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Until then, stay safe, टाटा, बाय बाय।